कुटिया में से निकलने वाली आग, ज्वाज्वल्यमान आग, पवित्र आग, देशभक्ति से ओतप्रोत आग, इस भारतवर्ष के क्रांतिकारियों के हृदय में उठने वाली पवित्र पावन आग, ये जलती जाए, ये फैलती जाए, ये हजारों हजार लोगों को प्रेरणा दे। ऐसी पुत्री शायद ही किसी की कोख में जन्म लेती है। ये भारत माता है जिसकी कोख पवित्र है, जहां ऐसी सतपुत्री का जन्म होता है। अपने जीवन को अपने इस देश के लिए, स्वराज्य के लिए, स्वतंत्रता के लिए, स्वाधीनता के लिए समर्पित करें। भारतीय स्वतंत्रता के 75वें वर्ष पर प्रारंभ हुए अमृत महोत्सव पर समुत्कर्ष समिति द्वारा आयोजित व्याख्यान श्रृंखला यह गाथा है बलिदानों की में हमें आज माननीय ओम प्रकाश जी भाई साहब का मार्गदर्शन प्राप्त होने वाला है। आदरणीय ओम जी भाई साहब हम सभी के सुपरिचित हैं। पूर्व में समुत्कर्ष समिति द्वारा आहूत विभिन्न व्याख्यानमालाओं में और अन्य अवसरों पर हम सभी को आपका सांस्कृतिक परक जीवन मूल्य संवर्धक पाठ्य प्राप्त होता रहा है। मैं आज के इस पुनीत अवसर पर मान्यवर भाई साहब से निवेदन करूंगी कि वे हमें प्रबोधन प्रदान करावें। हर बोलों के वो हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी, खूब लड़ी, खूब लड़ी, खूब लड़ी मर्दानी माँ तो झांसी वाली रानी थी, खूब लड़ी मर्दानी माँ तो झांसी वाली रानी थी, झांसी वाली रानी थी, झांसी वाली रानी थी, झांसी वाली रानी थी। नमस्कार। समुत्कर्ष समिति के द्वारा स्वतंत्रता के 75 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में व्याख्यान श्रृंखला का ये 5वां भाग है। पिछले 3-4 भागों में 1857 की जो क्रांति है वो किस तरीके से देश व्यापित हुई, उसके संदर्भ में हमने जानकारी प्राप्त की। पिछली बार भी जैसे मैंने कहा था, अंग्रेज एक दृष्टिकोण से देखा जाए तो पस्त होकर के अपनी जान बचा करके भागने जैसी स्थिति में आ गए थे। मैं आपको ये पूरे देश भर में अंग्रेजों की जो अवस्था हुई उसके कुछ सांकेतिक उदाहरण देता हूँ। कलकत्ता ये राजधानी है, लॉर्ड कैनिंग वहाँ है, पर कलकत्ता की स्थिति ऐसी बन गई, पूरे देश भर के समाचारों ने कलकत्ता को भयग्रस्त कर दिया। अंग्रेजों की पॉपुलेशन भी सर्वाधिक वहीं रहती है। हर अंग्रेज अपने घर के दरवाजे बंद करके उसके पीछे कबाड़ लगा करके अपने आप को सुरक्षित करने का प्रयास कर रहा है। कलकत्ता में बैठा हुआ अंग्रेज, कभी समाचार आते हैं, बाजारू गप जिसको बोलते हैं, बैरकपुर, दमदमा, वहां की रेजिमेंट ने भी विद्रोह कर दिया है, वो सैनिक इधर आ रहे हैं। सुनते हैं अंग्रेज, अपनी गाड़ी में सामान रखते हैं और अपनी जान बचाने के लिए भागने का प्रयास करते हैं। भय, दहशत, डर अंग्रेजों के मन के अंदर कूट कूट करके दिखाई देता है। आप आश्चर्य करेंगे, अंग्रेज जाति के बारे में कहते हैं कि बड़ी साहसी है, बड़ी निडर है, किंतु उस निडर और साहसी जाति ने जो एक बड़ा दुस्साहस करके भारतवर्ष में अपना साम्राज्य फैला दिया था, उनकी दुर्गति कैसी होती जा रही है, ये उसका उदाहरण। इंग्लैंड की जो पार्लियामेंट है उसमें सच्चे समाचार नहीं जा रहे, लॉर्ड कैनिंग पर आस्था व्यक्त की जा रही है, उन्होंने सब कंट्रोल कर लिया है,
सब तरफ उनके हाथ में आ गए हैं, क्रांतिकारियों को सबको नेस्तनाबूद कर दिया गया है। ऐसी ऐसी अनेक बातें रच रच करके, जिससे कि इंग्लैंड में उनकी छवि अच्छी बनी रहे। ये जो अयोध्या के नवाब थे वाजिद अली, उनके वजीर वो भी वहीं थे। इन बारे में उनके गुप्तचरों ने यह समाचार दिया है कि कलकत्ता के अंदर भी विद्रोह पैदा करने के लिए षड्यंत्र इसने रच दिया। उसको गिरफ्तार कर लिया गया, उसको पकड़ा, उसको पूछा तुमने ऐसा क्यों किया? उसने कहा मैंने ऐसा क्यों किया? आप लोगों ने जो अपने जीवन भर भारतवर्ष के अंदर पाप किए हैं, तो उसकी सजा तो आपको भोगनी पड़ेगी। कंटीले पेड़ पौधे अगर आपने बोए हैं, तो उससे लगने वाले घाव वो आपको सहने तो पड़ेंगे ही पड़ेंगे। प्रतिशोध, प्रतिशोध, भारतवर्ष प्रतिशोध लेगा, और यह न्यायोचित है। जैसे वो बोल रहा है वजीर खान, जैसे शिवाजी महाराज का बग नखा अफजल खां के पेट को चीर करके उसको ध्वस्त कर देता है, वो न्यायोचित है। जैसे हिरण्याकश्यप को नरसिंह भगवान फाड़ देते हैं, ऐसे भारतवर्ष के क्रांतिकारी तुम अंग्रेजों को फाड़ देंगे, जिंदा नहीं रहने देंगे। अंग्रेज घबरा गए। उसकी ऐसी बातें सुनकर के उनके मन की दहशत और अधिक बढ़ गई, उसको फांसी की सजा दे दी। कलकत्ता उनकी राजधानी, वहां का है ये दृश्य। इससे आप कल्पना कर सकते हो कि पूरे भारतवर्ष के अंदर अंग्रेज किस दशा में जी रहे होंगे। सच में ही अंग्रेजों को पसीना आ गया। अंग्रेजों को 10 बार सोचना पड़ा, हर शहर में सोचना पड़ा, हर जगह पर सोचना पड़ा। मैं आपको अभी उत्तर भारत पूर्व में लेके गया हूं, अब दक्षिण में लेके जाता हूं, कर्नाटक। कर्नाटक में एक नरगुंद राज्य है। वहां के राजा है भास्कर राव बाबा साहब नरगुंदकर। इनको भी डलहौजी ने राज्य हड़पने की नीति के तहत संतान न होने के कारण से विमुक्त कर दिया था। किंतु जब मेरठ की क्रांति हुई, उस क्रांति से प्रेरणा लेकर के जनता ने भी और इन्होंने भी विद्रोह कर दिया। जेम्स मेंशन एक बहुत बड़ा इनका कैप्टन था, वो सेना लेकर के इनको दबाने के लिए आया। युद्ध हुआ, बाबा साहब ने उसकी गर्दन काट दी। उसकी गर्दन को काट करके क्रांतिकारियों में इतना जबरदस्त जोश जुनून पैदा हुआ कि पूरे शहर भर के अंदर गर्दन को लिए लिए घूमे वो। अंत में शहर के बीच के चौराहे के अंदर उस शहर टांग दिया। अंग्रेज घबरा गए, किंतु फिर भी हिम्मत नहीं आ रही। उन्होंने फिर वापस उसके ऊपर हमला किया। एक माए रम करके अंग्रेज ऑफिसर था, वो आया, उसको भी जान बचा करके भागना पड़ा। किंतु बड़ी विचित्र बात जो हमेशा ही हम सब लोगों के ध्यान में आई है, विश्वासघाती देशद्रोही लोगों की भारतवर्ष के अंदर कोई कमी रही नहीं। जहां देशभक्ति का दावा नल अनेकानेक हजारों हृदयों में धधक रहा है, वहां कुछ पैसों के भूखे, पद के भूखे, प्रतिष्ठा के भूखे, अपनी जान के भूखे लोग बिक गए। उनमें से एक विश्वासघाती ने बाबा साहब को गिरफ्तार करवा लिया। 12 जून 58 में उनको फांसी दे दी गई। दक्षिण में नहीं, कर्नाटक क्या, केरल क्या, तमिलनाडु क्या, आंध्र प्रदेश क्या, महाराष्ट्र क्या, ये जो रंगोजी बापू, इन्होंने दक्षिण के 30 स्थानों को योजनाबद्ध तरीके से चयन करके केंद्र बनाया, और वहां पर भी अंग्रेजों के विरुद्ध एक जबरदस्त क्रांति उठ पड़ी। अंग्रेज उसको दबा ना सके। जगह जगह पर स्वतंत्र होने लग गए लोग, छोटी छोटी रियासतें स्वतंत्र होने लग गई। छोटे छोटे जमींदार अपने अपने छोटे छोटे गांवों को मुक्त कराने लग गए। दक्षिण भारत तक भी क्रांति का व्यापक असर हमें नजर आता है।
किंतु अंग्रेजों को अगर भारतवर्ष में अपना साम्राज्य प्रस्थापित करना है तो इस दावानल को बुझाना होगा। पंजाब में सिख रेजिमेंट, उनके अंदर राज्य निष्ठा का भाव अधिक था और वो बड़े प्रबल लोग थे। मैं यहां ये एक बात कहना चाहता हूं कि अगर सिख रेजिमेंट अंग्रेजों के पास में नहीं होती तो शायद अंग्रेज उसी समय ही भारत छोड़ करके चले गए होते। दिल्ली का हाल सुनिए। इस दिल्ली को सितंबर में अंग्रेजों ने अपनी गिरफ्त में लेने का प्रयास किया। 1 महीने भर तक भीषण संघर्ष चला। 3 बड़े कमांडर इन चीफ, रीड, चैम्बरलिन और बर्नार्ड, उनको शिकस्त खानी पड़ी, हार का मुंह देखना पड़ा, दिल्ली में प्रवेश ही नहीं कर सके। ऐसी जबरदस्त दिल्ली के सेनापति बख्तर खान ने व्यवस्था कर रखी थी, तोपचियों की, घुड़सवारों की, पैदल सेना की। अंग्रेज दिल्ली के अंदर प्रवेश तक नहीं कर सके। थक हार करके समाचार मिला उनको, एक बहुत बड़ा कैप्टन है जिसकी धाक है, युद्ध कलाओं में बड़ा निष्णात है, अनेक जगहों पर जाकर के उसने युद्ध किए हुए हैं, उसका नाम है निकलसन। उसको भेजा गया। निकलसन आया, अंग्रेजों में जैसे कोई जान में जान आ गई। अंग्रेजों का उस समय का कोऑर्डिनेटर विल्सन अनेक बार कह चुका था, दिल्ली अभेद्य है, इसको हम काट नहीं सकते, चलो दिल्ली का घेरा छोड़ दो। ये जब निकलसन आया तो निकलसन ने कहा, अगर दिल्ली का घेरा छोड़ दोगे तो तुम भारत को हार जाओगे, अगर दिल्ली का घेरा छोड़ दोगे तुम्हारा साम्राज्य नष्ट हो जाएगा। न केवल भारत में बल्कि विदेशों में भी जहां जहां तुम्हारा उपनिवेश है वहां भी तुम्हें भागना पड़ेगा। इसलिए यहां दिल्ली को जीतना अत्यंत ही आवश्यक है। बहुत कोशिशें की गई। निकलसन ने तोपचियों को आगे लेकर के 10,000 की सेना लेकर के कश्मीरी गेट से अंदर प्रवेश किया। एक बड़ी गली का नजारा देखिए आप। उस गली में घर घर में क्रांतिकारी, घर घर में क्रांतिकारी। अंग्रेजों की ऐसी मारकाट की उस गली ने, ये निकलसन जिसके दम पर अंग्रेज फूल रहे थे उसका दम फूल गया। एक क्रांतिकारी की गोली निकलसन को लगी, निकलसन घोड़े से धड़ाम नीचे गिर पड़ा। उसके ऊपर से लोग गुजर रहे हैं, ये निकलसन धराशायी है। कहां गया निकलसन जिसके दम पर तुम फूल रहे थे? क्या हुआ निकलसन का? निकलसन की हवा क्रांतिकारियों ने निकाल दी, वो घायल हो गया, मरा नहीं वो, उसको अस्पताल में भर्ती करा दिया। फिर पीछे विल्सन ने मीटिंग की और कहा कि दिल्ली का घेरा छोड़ देना चाहिए, हम टिक नहीं सकते। निकलसन ने वहां सोते हुए, घायल होते हुए भी कहा, नहीं मैं आ रहा हूं। आप देखिए, अंग्रेजों को भी देखना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा। क्या साहस है, क्या दम है, क्या राष्ट्रभक्ति है, क्या अनुशासन है, क्या संगठन है। ये गुण अगर हम लोग अपने नेतृत्व से सीख लेते तो आज 1857 में ही हमारा देश आजाद हो गया होता। इन लोगों ने पूरी कोशिश की, किंतु मैंने जो बोला, विश्वासघात, इलाही बख्श करके एक व्यक्ति था, उसने विश्वासघात कर दिया। बख्तर खान ने बहादुर शाह को कहा, सैन्य परिषद की बैठक हो रही है, वहां बात चल रही है, क्या करना है, दिल्ली खाली करनी है या मुकाबला करना है? आप देखिए, उस सैन्य परिषद में से जगह जगह से एक ही आवाज आ रही है, लड़ाई लड़ाई लड़ाई, फिरंगी को मारो, फिरंगी को भगाओ, इसके अलावा दूसरी कोई बात ही नहीं आ रही। अंततोगत्वा इलाही बख्श ने विश्वासघात किया, बख्तर खान पकड़ा गया, उसको मार दिया गया वहीं, और महलों में प्रवेश कर दिया गया। ये बहादुर शाह
हुमायूं के मकबरे के पीछे जाकर के छुप गए। पकड़ करके लाया गया इसको। अंग्रेजों ने इसके साथ कैसा व्यवहार किया। इसने जान की माफी मांगी, सरेंडर कर दिया। अंग्रेजों ने कहा इस खुशी में हम तुम्हें उपहार देना चाहते हैं। इसके 5 साहबजादे थे। 4 साहबजादों के सिर काट करके थाल में रख करके उपहार के रूप में बहादुर शाह को भेंट की। उनकी बेगम जिनत महल, बहादुर शाह, इन एक राजकुमार, उनको रंगून जेल में भेज दिया गया। वहां ज्यादा समय बहादुर शाह नहीं जीवित रह पाए, वहीं उनका स्वर्गवास हो गया। दिल्ली का पतन हो गया। दिल्ली क्रांतिकारियों के हाथ में से निकल गई। दिल्ली निकली जरूर, किंतु दिल्ली एक सबक छोड़ गई। दिल्ली एक संदेश छोड़ गई कि हम झुकते नहीं, टूट जाएंगे, गिर जाएंगे, मर जाएंगे, पर हमारे अंदर का विप्लवी दावानल सुलगता रहेगा। ये क्रांति जो जगी है ये बुझने वाली नहीं है। तुम आज हमारे ऊपर कब्जा कर सकते हो, किंतु कल इस दिल्ली को हम फिर तुमसे छीनेंगे। लखनऊ पकड़ में भी नहीं आ रहा था। सब तरफ अयोध्या, लखनऊ क्रांतिकारियों का जबरदस्त गढ़ बन गया था। लखनऊ में भी घर घर के अंदर ऐसी स्थिति बन गई थी कि हर व्यक्ति प्रशिक्षित तो नहीं था, पर अशिक्षित होते हुए भी इस स्वतंत्रता संग्राम का सैनिक बन गया था। कमांडर इन चीफ कोलिन, उसने कानपुर को दबाने के लिए नील को भेजा। नील ने कानपुर के ऊपर इतना व्यापक अत्याचार किया है, अगर आप पढ़ेंगे तो आप इतिहास के अंदर इस प्रकार के काले कुकर्म करने वाले व्यक्ति के रूप में नील को आप जान पाएंगे। एक पेड़ ऐसा नहीं होगा जिस पर फांसी नहीं दी। बच्चा क्या, बूढ़ा क्या, हर व्यक्ति को मार काट कर दी, गांव के गांव जला दिए, किंतु फिर भी क्रांतिकारियों के जो हौसले थे वो बुलंद थे। नाना साहब पेशवा, टीका सिंह, ज्वाला प्रसाद, तात्या टोपे, नाना साहब के भाई राव साहब, बाला साहब, इन सब लोगों ने योजनाबद्ध तरीके से आसपास के गांवों से प्रयास करके कानपुर में अपना कब्जा बनाए रखा। नील को घुसने नहीं दिया। तब हैवलॉक करके दूसरा कमांडर आया, दोनों सम रैंक के। यहां भी एक चीज देखिए, हैवलॉक ने आने के बाद में नील से स्पष्ट कह दिया सब अधिकार मेरा चलेगा, पर नील बदमाश प्रकृति का व्यक्ति था। वो उसकी आज्ञा का अनुपालन नहीं करता था। उसने 2-3 बार कह दिया, तीसरी बार उसने पत्र लिखा, मैं तुम्हारी इज्जत करता हूं, किंतु देश का हित प्रथम है, इसलिए मैं तुम्हारे ऊपर कोई कार्रवाई नहीं कर रहा हूं, वरना मैं तुम्हें अभी सबक सिखा देता, तुम्हें नौकरी से टर्मिनेट कर देता। देश हित प्रथम है। देखिए, अंग्रेजों ने एक दूसरे के साथ में व्यवहार करते समय में आपसी मत्सर, प्रतिस्पर्धा, उससे भी किस तरीके से उन्होंने लड़ाई लड़ी, ये बात समझने की। हैवलॉक ने आने के बाद में कानपुर के अंदर जैसे प्रवेश किया तो उसको लखनऊ का समाचार ज्यादा मिला। तो उसको लगा कि जब तक लखनऊ को नहीं जीता जाता तब तक कुछ भी नहीं होगा। उसने लखनऊ की ओर मार्च किया। क्रांतिकारियों ने हैवलॉक को लखनऊ के चारों तरफ लॉक कर दिया, अंदर घुसने ही नहीं दिया। जिन जिन मार्गों से, जिन जिन पुलों से लखनऊ में प्रवेश करने के लिए अंग्रेजों ने प्रयास किया, वो पुल क्रांतिकारियों से अटे सटे पड़े थे। एक भी क्रांतिकारी लहर की लहर पीछे से पीछे, आगे से आगे बढ़ते जा रहे थे। अंग्रेजों ने बहुत प्रयास किया। उनके अच्छी अच्छी रेंज की तोपचियां, बंदूकें, घुड़सवार, उसके बावजूद भी वो लोग उनके ऊपर कब्जा नहीं कर सके। अंततोगत्वा कोलिन, उसको लगा ये जो हैवलॉक है ये असफल हो रहा है, मुझे जाना चाहिए। तो कोलिन खुद रवाना हुआ। उसके वहां आने के बाद 1 महीना लगा
पूरे लखनऊ को अपने कब्जे में लेने के लिए, पर अंग्रेजों को कम से कम 15,000 से ज्यादा लोगों को मार काट दिया गया। भारी नुकसान सहन करने के बाद वो लखनऊ को जीत सके, किंतु लखनऊ जीतते जीतते कोलिन के पास में खबरें आ रही है कानपुर में विंडहम करके जो कैप्टन है उसकी दाल गल नहीं रही है, क्रांतिकारी उसको सुख चैन से बैठने नहीं दे रही। तो इसको गुस्सा आया। उधर नाना साहब फतेहपुर पहुंच गए थे, उनके साथ तात्या टोपे भी पहुंच गए थे। फतेहपुर से मोर्चा लिया गया और विंड हमको 3 बार शिकस्त दी। ये समाचार जब कोलिन को मिले, कोलिन गुर्राया, पूरे रास्ते भर के अंदर गांवों में आग लगाता हुआ, मंदिरों को तोड़ता हुआ, कत्ले आम करता हुआ वो बढ़ता जा रहा है। और फतेहगढ़ में आकर के जब वो पहुंचा तो उसने अपनी भड़ास पूरे फतेहगढ़ की आग लगा करके फतेहगढ़ में भड़ास निकाल दी। नाना साहब भागे, तात्या टोपे भागे, टीका सिंह भागे, तुरंत युद्ध परिषद की मीटिंग की। कानपुर में पहुंच गए ये लोग और कहा कि फतेहगढ़ को कोलिन ने जलाया है, इसका बदला हमें लेना होगा। बदला कैसे लिया गया? बीबीगढ़ करके एक स्थान था जहां अंग्रेजों की स्त्रियां और बच्चे रखे गए थे। उन्हीं में से ही कुछ लोगों ने सूचनाएं दी, गुप्तचरी की। टीका सिंह ने कहा सठे साठे हम समाचार। क्रांतिकारी पहुंच गए। नाना साहब ने स्पष्ट कहा ध्यान रखना महिलाओं को बख्शा जाएगा। बेगम ने कहा नहीं बख्शा जाएगा। उन्होंने खटीकवाड़ा से लोगों को बुलाया और उनके हवाले कर दिया बीबीगढ़। बीबीगढ़ का क्या कत्ले आम बचा। आपने रक्त तलई के नाम सुना है, ऐसी रक्त तलई बन गई। सब तरफ मांस के लोथड़े ही लोथड़े। ऐसा जबरदस्त प्रतिशोध लिया गया कि क्रांतिकारियों के कलेजे ठंडे हो उस प्रतिशोध को देख करके। फतेहगढ़ को जलाया तुमने, अब देखो तुम्हारी क्या दुर्गति करते हैं हम। कोलिन घबरा गया, किंतु आया वो। उसने आकर के चारों तरफ से कानपुर को घेरा। नाना साहब को लगा कि कानपुर छोड़ देना चाहिए। कानपुर छोड़ दी, ब्रह्मावर्त जहां उनकी राजधानी है वहां चले गए। कोलिन ने कितना भयंकर इनके अंदर सांप्रदायिकता का बीज भरा हुआ होता है वो देखिए आप। शहर के प्रतिष्ठित ब्राह्मणों को बुला करके, और वो जो बीबीगढ़ जहां कत्लेआम हुआ था वहां रक्त जो था उनसे चटवाया गया, उन लोगों से झाड़ू लगवाए गए। क्यों? उसने खुद ने बोला है ये ब्राह्मण है ना, इनकी ऐसी दुर्दशा होगी ये धर्म भ्रष्ट हो जाएंगे, मैं संपूर्ण भारतवर्ष का धर्म भ्रष्ट कर दूंगा, उनको ईसाई बनने के लिए मजबूर कर दूंगा। ये कोलिन बोलता। और कोलिन अपने एक प्रमुख कमांडर सहायक आउटरम उसको ऑर्डर देता है तुम और बेकहम जाकर के ब्रह्मावर्त को ध्वस्त कर। ये वहां पहुंचे, ब्रह्मावर्त के बाद घेर लिया गया वहां से। नाना साहब को लगा अब कोई उपाय नहीं है, तो खजाना, शस्त्र, बारूद सब लेकर के वो नेपाल के लिए रवाना हो गए। जाते जाते अपनी प्रजा को संदेश देके गए, हिंदू राज्य के लिए, स्वराज्य के लिए हमें फिर से प्रयास करने पड़ेंगे। ये अभी स्थिति हमारे अनुकूल नहीं है, किंतु आगे स्थिति हमारे अनुकूल होगी। यहाँ एक बड़ा अच्छा प्रेरणादायक उदाहरण सुनिए। नाना साहब जब जाने लगे महल खाली करके, तो पीछे उनकी पालित पुत्री मैना 10 साल की उम्र की, उसने कहा मैं नहीं चलूंगी। क्यों? मैं यहां रह करके संघर्ष करूंगी। तुम कैसे संघर्ष करोगी? नहीं, मैं भी स्वराज्य की जो
अग्नि आपके अंदर फूट रही है, आप तो पुरुष हो, आप दुर्बलता क्यों दिखाते हो? मैं तो महिला हूं ना। मैं सती सीता और सती सावित्री के देश की रहने वाली हूं, मैं डरने वाली में से नहीं। वो वहां रुकी, बैकम आया, महल जो था उसको गिराने लगे। इसने महल के ऊपर से आवाज लगाई, बंद कर दीजिए ये सब और भाग जाइए यहां से। वो पहचानता था, उसकी बेटी मेरी इनके साथ पढ़ती थी, मैना के साथ, दोनों सहेलियां थी। इसलिए उसने उनको कहा कोई बात नहीं, आ जाओ तुम, और छोड़ देते तुम, माफी मांग लो। उसने कहा किस बात की माफी मांग लो, आपको यहां से खाली करके जाना पड़ेगा, ये महल मेरा है। आउटरम आ गया और आउटरम ने उस मैना को कहा, इससे पूछो कहाँ है तात्या टोपे, कहाँ है नाना साहब, कहाँ है लक्ष्मीबाई, पता बताओ। उसने कुछ भी नहीं बताया। आप मुझे कुछ भी मार दो, मैं आपको कुछ नहीं बताने वाली कि हम तुम्हें जिंदा जला देंगे। उनका मेरे शरीर को जलाओगे, मेरी आत्मा को थोड़ी जला सकते हो। तो मैंने गीता में यही पढ़ा है। एक पेड़ पर बांध दिया गया उसको, उसके चारों तरफ आग लगा दी गई, जलती हुई आग चारों तरफ, और मैंने हंसती हुई बीच के अंदर खड़ी है। वो यही बोल रही है कि क्रांतिकारियों के जज्बे को आप समाप्त नहीं कर सकते, उनके ध्येय को आप नष्ट नहीं कर सकते। आप मेरा बलिदान ले सकते हो, मेरे जैसे अनेक मैनाएं इस देश के अंदर खड़ी हो जाएगी, वो तुम सब लोगों को डस जाएगी। ये सती सावित्री और सती सीता का देश है। आप मेरी कितनी अग्नि परीक्षा ले लो, मैं इसमें सफल ही होंगी। मैं एक शब्द भी मेरे उन प्राण प्रतिष्ठा के लिए नहीं लेने वाली। कैसी अद्भुत लड़की होगी, 10 साल की केवल उम्र, 10 साल। तात्या टोपे, रामचंद्र नाम है इनका, पर प्रेम से तात्या बोलते थे। गंगाधर राव के पास थे, उनके वहां पर भी एक कोई तात्या नाम का दूसरा व्यक्ति था। दोनों में कंफ्यूजन न हो, ये टोपी पहनते थे इसलिए इनका नाम तात्या टोपे हो गया। ब्राह्मण, लक्ष्मीबाई ब्राह्मण। उस समय के ब्राह्मणों ने भी सैनिक शिक्षा का प्रशिक्षण लेकर के किस प्रकार का सैन्य प्रदर्शन किया है, यह भी एक बड़ी देखने की बात है। तात्या टोपे ने भी कालपी, उसको विजय किया, अपनी सेना को बनाया। 20-22 हजार की सेना उसके पास थी। इधर झांसी के ऊपर भी यूरोज स्मिथ, उन्होंने आक्रमण कर दिया। महारानी लक्ष्मीबाई, अब देखिए कैसी होनहार युवती है वो। उम्र 21 वर्ष, 22 वर्ष, 23 वर्ष में तो स्वर्गवासी हो गया। उनकी दिनचर्या बताते हैं, वो सवेरे तड़के जल्दी उठती थी, नहा धोकर के व्यायाम करके अखाड़े में जाती थी, अपने शरीर को पुष्ट रखती थी, शस्त्र विद्या का अभ्यास करती थी, मंदिर जाती थी, कथा सुनती थी, दरबार बढ़ता था, दरबार लेती थी। आप आश्चर्य करेंगे, 700 दरबारी थे उनके, 700। और कोई अनुपस्थित रह गया तो दूसरे दिन याद रखे कि वो अनुपस्थित क्यों रहा, उसको ही पूछती थी वो। याददाश्त, स्मरण शक्ति कितनी प्रबल होगी। उसने प्रजावत्सलता दिखाई। गरीब लोग, भिखारी लोग कहते हैं, एक बार उनके सामने आ गए थे, 1000 लोग थे, रास्ता रोक लिए। उनका दीवान उनके साथ था, लक्ष्मण राव पांडे। पूछा उन्होंने, क्यों रोका इन्होंने? उनका इनके पास पहनने के लिए कपड़े नहीं। तो तीसरे दिन उन सब के लिए पहनने के लिए कपड़े, भोजन की व्यवस्था इत्यादि सब कर। प्रजा के मन में इस छोटी सी उम्र की नवयुवती, जिसको महारानी लक्ष्मीबाई कहते थे, बड़ा आदर सम्मान था, मां के रूप में ही मानते थे। जब स्मिथ और यूरोज ने हमला किया तो अंग्रेजों के पास में एक बड़ा किला था, स्टुअर्ट किला। उस किले को क्रांतिकारियों ने आजाद करा लिया था। तो सबसे पहले उस पर आक्रमण किया, क्योंकि वहां बारूद, शस्त्र इत्यादि थे। उसको अंग्रेजों ने जीत। अब बारी आ गई इस किले की। किले में बड़ी मोर्चाबंदी की गई।
जबरदस्त युद्ध रचना की गई। इनके तोपची थे गोश खान, पीर अली, खुदा बख्श। एक इन्हीं की ही उम्र की महिला झलकारी बाई, उसके पति पूर्ण सिंह, वो तोपची थे। झलकारी बाई शिक्षित नहीं थी, पर अपने पति से प्रशिक्षण लेकर के वो भी बड़ी सफल युद्ध कला में निष्णात हो गई। यहां पर भी विश्वासघात की ही कहानी है। अपने में से कुछ लोगों ने विश्वासघात करके मुख्य दरवाजा खोल दिया, अंग्रेज अंदर घुसने लगे। महारानी लक्ष्मीबाई को जब ये मालूम पड़ा अंग्रेज घुस रहे हैं, अंग्रेज जब सीढ़ियां चढ़ रहे थे तो इसने अपने साथ में 400-500 लोगों का दल लेकर के उनके ऊपर टूट पड़ी। आप आश्चर्य करेंगे, अंग्रेजों के 5 बड़े अधिकारियों को सीढ़ियां चढ़ने से पहले ही ध्वस्त कर दिया। अंग्रेज घबरा गए, सेना पीछे हट गई उनकी, किंतु उनके पास में बड़ी सेना थी, नया तोपखाना आया था और अंदर से विश्वासघात हो गया था। कुछ विद्रोही लोग उनके साथ में मिल गए, ये देख करके ये घबरा गई। तो इनके प्रमुख सलाहकार लक्ष्मी नारायण पांडे ने इनको सलाह दी कि अपने को अब झांसी खाली करनी पड़ेगी। तब झलकारी बाई और पूर्ण सिंह को कहा गया, वो झलकारी बाई का फिजिक और लक्ष्मीबाई का फिजिक एक जैसा था। उसने उनके जैसा वेश बनाया और सेना को वहां अंग्रेजों के अटकाए रखा और इन्होंने अपने प्रमुख गुल मोहम्मद, 2 सहेलियां काशीबाई और मुंदर, रामचंद्र देशमुख, उन सबको लेकर के प्रस्थान किया और ये वहां से भाग निकले कालपी की ओर। आप देखिए, ये लड़की है, कोमलांगी है, 102 मील झांसी से कालपी, पीठ पर दामोदर राव, घोड़े पर ये सफर नॉन स्टॉप पूरा करके वहां पहुंची। घोड़े ने दम तोड़ दिया। सुरक्षित पहुंचाने के बाद कालपी में वहां ये तात्या टोपे, नाना साहब के भाई राव साहब पेशवा, उनसे मिली। इन तीनों बचपन के साथी थे। ये तीनों ने मिलकर के जो स्वतंत्रता का ये महाअभियान, महायज्ञ है, उसमें आगे की कौन सी आहुतियां देनी है उसके बारे में विचार विमर्श किया। तात्या टोपे चुपचाप ग्वालियर गए, अंदर सैनिकों के बीच में, सेनाओं के अंदर अपने गुप्तचर संगठन खड़े किए। उनके अंदर इस प्रकार की भावना भर दी कि हमें स्वराज्य के लिए, स्वधर्म के लिए लड़ाई लड़नी है। उस समय के वहां के राजा थे वो अंग्रेज परस्त थे। इन्होंने गोपालपुर से ग्वालियर की तरफ एक सुरंग बनाई और गोपालपुर से सेना लेकर के अचानक आक्रमण कर दिया। इधर प्रकट में लक्ष्मीबाई और राव साहब, अप्रकट में तात्या टोपे। पर तात्या टोपे ने जो चमत्कार दिखाया था वो चमत्कार वहां प्रकट हो गया। सिंधे सोचने लगे कि शायद हम जीत जाएंगे, इस सेना को हरा देंगे, किंतु उन्होंने देखा सैनिक तो सारे उनकी तरफ चले गए। उनका हम तो स्वराज्य के लिए लड़ेंगे, फिरंगी को मारो। जान बचा करके आगरा की तरफ सिंधिया को भागना पड़ा। ग्वालियर पर इनका कब्जा हो गया। ग्वालियर में एक बड़ी मजेदार बात हुई। ग्वालियर के अंदर जो गंगा जली माने धन धर्मादा का जो कोष था, उसका प्रमुख था अपने इधर बीकानेर का व्यक्ति अमरचंद बाठिया। ये जो अमरचंद बाठिया था, इसने सारा धन लक्ष्मीबाई को सौंप दिया। बाद में अंग्रेजों ने जब ग्वालियर के ऊपर कब्जा किया, यूरोज जब आया तो अमरचंद बाठिया को पकड़ा और उसको पूछा कि तुम्हारे तो राजा सिंधिया थे, तुमने उनको वो गंगा जली कैसे दे दी? उनका कि मेरा कर्तव्य है कि जो राजा होता है उसकी आज्ञा के अनुसार चलना। सिंधिया तो भाग गए थे, फिर पीछे राजा लक्ष्मीबाई हो गई, पेशवा हो गए, तो उनको तो मुझे धन देना पड़ेगा ना। उनके धन के कारण से सैनिकों में बल पैदा हुआ। उन्होंने आगे की सारी संरचना की, पर इस अमरचंद बाठिया को नेपियर ने उसके घर के सामने के पेड़ के ऊपर फांसी दे दी 22 जून को। और
कह दिया कि इसका शरीर उतारा ना जाए जब तक सड़ ना जाए, इसकी दुर्गंध से इसका परिवार पीड़ित होना चाहिए। देखिए, देश हित काम करने वाले लोगों ने अपने जीवन को जो उत्सर्ग किया, किस किस तरीके का उन्हें दंड भोगना पड़ा, उनके परिवारों को कैसी पीड़ाएं सहन करनी पड़ी। लक्ष्मीबाई, राव साहब और तात्या टोपे, यूरोज का जब आक्रमण हुआ तो यूरोज के पास में ऊंट की सेना थी, उस पर भी तोपची थे, बंदूकची थे। ये एक प्लस पॉइंट यूरोज के पास होने के कारण से इन लोगों की बड़ी भारी सेना होने के बावजूद भी ये जीत नहीं सके, ग्वालियर से भागना पड़ा, यूरोज ने पीछा की। तात्या टोपे का पता नहीं चला, राव साहब मारे गए, लक्ष्मीबाई के पीछे पड़े। लक्ष्मीबाई 23 साल की, नवदुर्गा की तरह, रणचंडी की तरह लगाम को अपने मुंह में पकड़ करके दोनों हाथों से तलवार चलाते हुए गाजर मूली की तरह अंग्रेजों को मार काट रही थी। हार मानने के लिए तैयार नहीं। उसको लगा अब ऊंट खाने से इनके सैनिक इधर उधर तितर बितर हो रहे हैं तो हमें जान बचानी पड़ेगी। तो ये जब भागने लगे तो पीछे से आवाज आई, भाई साहब मैं मरी। पीछे की तरफ देखा इसने, मुंदर, उसको एक अंग्रेज ने गोली मार दी। जिस अंग्रेज ने गोली मारी, पलक झपकते ही उसकी गर्दन लक्ष्मीबाई ने नीचे धर दी। लक्ष्मीबाई को पीछे की तरफ से मारा गया, तलवार सिर 2 हिस्सों में कट गया। इसने पहले ही कह दिया था, मेरा जो शरीर है यह अपवित्र हाथों में नहीं पड़ना चाहिए। इसकी समुचित व्यवस्था, इसका समुचित संस्कार यह करने की कोई बीड़ा उठाता है तो रामचंद्र राव देशमुख, वो उनके साथ थे, अंगरक्षक की तरह साथ। उन्होंने तुरंत उसको उठाया, आगे लिया, मुंदर को, लक्ष्मीबाई को, पास में बाबा गंगादास की कुटिया थी, उसके अंदर ले गए। गंगादास ने गंगा जल पिलाया, आंख बंद हो गई। 23 वर्ष की उम्र में 18 जून को लक्ष्मीबाई का देहावसान हो गया। गंगादास ने बाहर निकल गए, रामचंद्र राव ने उस कुटिया को आग लगा दी। मुंदर और लक्ष्मीबाई का दाह संस्कार हो गया। कुटिया में से निकलने वाली आग, ज्वाज्वल्यमान आग, पवित्र आग, देशभक्ति से ओतप्रोत आग, इस भारतवर्ष के क्रांतिकारियों के हृदय में उठने वाली पवित्र पावन आग बुझने वाली नहीं है, ये जलने वाली, ये जलती जाएगी, ये फैलती जाएगी, ये हजारों हजार लोगों को प्रेरणा देगी। ऐसी पुत्री शायद ही किसी की कोख में जन्म लेती है। ये भारत माता है जिसकी कोख पवित्र है, जहां ऐसी सतपुत्री का जन्म होता है जो मात्र 23 वर्ष की अवस्था के अंदर अपने जीवन को अपने इस देश के लिए, स्वराज्य के लिए, स्वतंत्रता के लिए, स्वाधीनता के लिए समर्पित कर देती है। ऐसे असंख्य उदाहरण, ऐसी असंख्य कहानियां हैं जिन्होंने अनाम इस भारत माता के लिए अपने जीवन को उत्सर्ग कर दी। ये बात सही है कि 1857 की वो क्रांति एक सबक तो दे गई है कि अगर एकजुट होकर के ठीक ढंग से हम लड़ते तो अंग्रेजों को परास्त कर सकते थे, पर हम नहीं कर पाए। अंग्रेजों का सैन्य बल, उनका अनुशासन, उनका संगठन, उसके आगे सब क्रांतिकारी जो अप्रशिक्षित थे उनको झुकना पड़ा। पर हजारों लोगों का बलिदान हुआ है, कत्लेआम हुआ है, नार की यंत्रणाओं में से गुजरना पड़ा है। पूरे भारतवर्ष का कोना कोना अंग्रेजों की इस काली करतूतों का साक्षी, उनके ईसाईकरण करने की काली करतूतों का साक्षी। जीत गए होंगे वो,
उसके बाद में भी 90 वर्ष तक उन्होंने शासन किया, पर 90 वर्ष में से एक दिन भी शायद अंग्रेजों को चैन की सांस नहीं लेने दी। ये क्रांति की जो अग्नि फूटी है, ये त्वरित गति से फैलती गई, कोने कोने में फैलती गई, जगह जगह में फैलती गई, और हर जगह पर क्रांतिकारी उठ करके खड़े हो गए और अंग्रेजों को नाको चने चबवा दी। इस क्रांति का परिणाम क्या रहा? अंग्रेजों ने उसके बाद में किस तरीके का नीति रीति बना करके चलने का निश्चय किया? किंतु उस समय के कालखंड में ये जो क्रांति की अग्नि पैदा हुई है, उसके पीछे एक धर्म अग्नि थी। सनातन धर्म की, सनातन संस्कृति की पताका जिन महात्माओं ने, जिन योद्धाओं ने अपने हाथ में थाम रखी थी, उन्होंने भी इस देश को जगाने के लिए जबरदस्त महती भूमिका निभाई है। तो उन जागरण योद्धाओं का क्या संदेश था, उन्होंने देश को कैसे जगाया और उन्होंने अपने जीवन में क्या कृतित्व प्रकट किया, ऐसे व्यक्तित्वों के बारे में और क्रांति के परिणाम के बारे में अगली बार जब अपन मिलेंगे तब मैं आपके सामने रखने का प्रयास करूंगा। तब तक के लिए नमस्कार। आप सभी का समुत्कर्ष समिति के प्रति यही स्नेह और आत्मीय भाव बना रहे। धन्यवाद।